तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कृतिका भाग 2 के चैप्टर 3 जो सना सना हाथ जोड़ी चैप्टर का नाम है, तो उसका सारांश बताने वाली हूँ, जिसकी लेखिका है मधु कांकरिया जी। तो ये चैप्टर दोस्तों बहुत बड़ा है, वीडियो बहुत बड़ी बनेगी, इसके लिए मैं आपको सारांश थोड़ा थोड़ा बताऊँगी छोटे छोटे भागों में। और आपको अगर चैप्टर समझ में नहीं आता तो एक बार मैं पूरा चैप्टर रीड कर दूँगी, उसके बाद मैं एक बार सिर्फ चैप्टर के सारांश की वीडियो बना दूँगी। जैसा आप कहेंगे वैसा करूँगी। अभी मैं ये चैप्टर रीड करती हूँ और सारांश थोड़ा थोड़ा आपको पूरा पाठ का सारांश छोटे में बता दूँगी, जिससे आपको प्रश्नाभ्यास करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए चलते हैं आगे। इसमें क्या है, जो लेखिका है मधु कांकरिया जी, वो सिक्किम के राजधानी गैंगटॉक घूमने गई हैं और वहीं क्या वर्णन किए हैं वो। तो वीडियो में देखिए, चलते हैं आगे। लेखिका क्या कहती है, मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था। सारे तारे बिखर कर नीचे टमटमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों के एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। लेखकर गैंगटॉक शहर का बता रही कि वहाँ तारे ऐसे झिलमिला रहे थे, मतलब एकदम चमक रहा था वो शहर। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। उसकी सुबह सुंदर थी, उसकी शाम सुंदर थी, उसकी रात सुंदर थी, और वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। लेखिका का मन मोह लिया था वो उसने, उस शहर ने। कुछ इस कदर की उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर सिर्फ शून्य था, और थी अतीत अतीन्द्रियाँ। मैं डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। सना सना हाथ जोड़ी, गर्दहूँ प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशेली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। तो लेखिका क्या है इसमें कि लेखिका ने एक नेपालन युवती से एक प्रार्थना सीखी थी, जो वो खुद ही दोहराने लगी थी। फिर क्या होता है, सुबह हमें क्या यूं धांग के लिए निकलना पड़ा था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी तो यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों ने कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी और न दिखी। लेखिका कंचनजंगा देखना चाहती थी, लेकिन वो नहीं दिखी। पर सामने ही रकम 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 मतलब प्रकार प्रकार के, अलग अलग के, रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई देने पर लगे कि लगा कि फूलों के बाग में आ गई हूँ। फिर क्या था, गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर यूमथांग था। यूमथांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। तो आपको ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। ड्राइवर जो था वो गाइड ज़्यादा था बोल रही हैं, और ड्राइवर कम बता रहा था, गाइड ज़्यादा बता रहा था जितेन नार्गे। क्या वह हाँ बर्फ़ मिलेंगी, लेखकर ने पूछा। तो बोलते हैं हाँ चलिए। तो जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं। पताकाएं मतलब झंडे, किसी ध्वज की लहराती शांति और अहिंसा का प्रतीक। ये झंडे जिन मंत्र पर लिखे हुए थे, नार्गे ने बताया, नार्गे कौन था, जो गाइड था, कि यहाँ बुद्ध की बहुत बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 सफ़ेद झंडे फहरा दिए जाते हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, और ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। और कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये झंडे लगाए जाते हैं। मतलब ये बौद्ध को वहाँ बहुत मानते थे, और बौद्ध जी के उसमें से सफ़ेद झंडा वहाँ फहराए जाते थे। नार्गे बोलता जा रहा था और लेखिका बता रही है, मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी, मतलब धक्के खाते इधर उधर।
जम करते हुए अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, गाइड का बोल रही है लेखिका, कि इस जगह का नाम है कवि लोंग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। देखो, गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, लेखिका ने वो स्थान भी देखा। तिब्बत के चीज खे बमसन ने लेपचाओं के सोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर यहीं हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में, यादगार के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआती का स्थल है ये। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा कि एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। तो ये चक्र क्या था, मैं सोचने लगी। तो नार्गे बताता है कि मैडम, ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, और इसको घुमाने से क्या होता है, सारे पाप धुल जाते हैं। तो लेखिका बोलती है, क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं सब कुछ एक जैसी हैं। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून धोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधे के बीच छोटे छोटे घर दिखाई रहे थे, और हिमालय पे अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। लेखिका का कहना का क्या था कि हम जितने ऊपर जा रहे थे, हिमालय की चोटी उतनी बड़ी दिख रही थी और नीचे का वो और छोटा दिख रहा था। लेखिका ने यहाँ पे ये वर्णन किया है कि लोग वो एकदम छोटे छोटे कार्टून जैसे दिखने लगे थे। और लेखिका क्या बोल रही, देखते देखते रास्ते वीरान हो गए, सकरे हो गए और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। हिमालय और बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। जितने पास आते जा रहे थे उतना बड़ा दिख रहा था। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्ते से गुजरते हुए यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। लेखिका वहाँ हिमालय की चोटी पर जब जा रही हैं देखने के लिए, तो वहाँ के जो रास्ते का है उसका वर्णन यहाँ पे किया है। फिर क्या बोलती हैं, देखिए, कि इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। पर लेखिका क्या थी, लेखिका मौन थी। क्यों ऐसे मौन थी? कि जैसे कोई ऋषि हो, क्योंकि वो चाहती थी कि वो सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर ले, अपने मन में भर ले। पर मेरे भीतर, लेखिका बोल रहे, मेरे भीतर कुछ कुछ बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी मुंडकी यानी सिर निकाल निकाल मैं कभी आसमान के छूते पर्वत को, शिखर को देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को देखती, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौन मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को देखती। सिलगुड़ी से ही हमारे साथ भी यह एक तिस्ता नदी थी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार नहीं देखी। लेखिका बोल रही है, मैं रोमांचित थी, मैं पुलकित थी, मैं चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मतलब उसका मन एकदम ये दृश्य देख के उड़ने का कर रहा था। फिर क्या बोलती, मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे बेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, जिसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। सभी लोग, वो अच्छा दृश्य था तो फोटो खींचने लगे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। देखिए, लेखक को बड़ा मजा आ रहा था। कुछ देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। फिर क्या है, मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। फिर जीवन की अनंतता का प्रतीक था वह झरना। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। लेखक क्या बोल रही कि उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा में बहने लगी हूँ।
वो नदियों के साथ खुद भी अपने आप को भी बहा रही थी। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं मेरे निर्मल धारा में बह गई है। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा। क्या बोलने लगा कि आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे मैम, चलिए उठिए। फिर बोल रही अनमानी सी मैं उठी बिना मन के। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे, आंखों को और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का चटक मतलब तेज हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य सब कुछ छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। देखिए लेखक को कितना अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे से वर्णन किया है उन्होंने। फिर क्या बोल रही, चित्र लिखी सीमाएं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर के आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई। सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी, नजरों के छोर तक खूबसूरत ही खूबसूरत, अपने को लगातार दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के एकदम दुर्लभ नजारे थे। और वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे बेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय तान और प्रवाह में बहते हुए चराय बीते, और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके से बहता हमारा वजूद। लेखिका बोल रही कि उसे पहली बार एहसास हुआ जीवन के आनंद का। संपूर्णता के उन क्षणों में लेखिका ने इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रही थी कि भीतर बाहर की रेखा उनकी मिट गई थी। वो कह रही कि आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के पास थी। सुबह सीखी प्रार्थना मेरे होंठों को छूने लगी थी। सना सना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में थोड़ी दूर निकली थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगता के नुपुर पायल अचानक टूट गए हों। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थरें तोड़ रही थी। पत्थर तोड़ने पर गुथे आटों सी कोमल काया पर, हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोंको, बड़ी बड़ी टोकरी, और मैं उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातत्व और श्रम साधना साथ साथ। वहीं पर खड़े BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी से मैंने पूछा कि यह क्या हो रहा है, तो उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिमशिखरों के टक्कर लेने जा रही हैं ना, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। अरे मैं तो आश्चर्य हो गई। मैंने पूछा, मेरे मन में निकल आया अचानक कि बड़ा खतरनाक काम हो गए। तो वह क्या हो गया, संजीदा हो गया, और कहने लगा कि पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साहस कार्य है, बड़ा दुस्साध्य कार्य है। पहाड़ों पर रास्ता बनाना बहुत दुस्साध्य कार्य है, मतलब बहुत कठिन काम है। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता था, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मरोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता था, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता था। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। और तभी मुझे ध्यान आया, लेखिका बोल रही कि इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताजुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। तो एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला।
मैं मन पीछे घूम गया कि इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में बन बन डोलती आदिवासी युवतियाँ। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पाँव और इन पत्थर तोड़ती युवतियों के हाथों में पड़े छाले एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी ही है। सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। मतलब लेखिका का मन वो सौंदर्य को देख के खिला था। अब और ये युवतियों को देख के लेखिका का मन क्या हो गया था, खिन्न हो गया था। लेखिका बोल रहे तभी मेरे सहयात्री मणि और जितेन जो गाइड था मुझे ढूंढते ढूंढते वहां तक आ गए। और मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा कि मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेयरिंग है। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। मन ही मन मैंने सोचा कि हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा कि वो श्रम सुंदरिया किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था। वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। लेखिका को ये लगा कि नहीं यार, चलो ये दुखी नहीं है, ये खुश हैं, ये कहीं से भी तो अपना मन बहलाती हैं। तो लेखिका को अंदर से अच्छा लगा क्योंकि उनको वह मेहनत करते हुए देखकर लेखिका का मन पूरी तरह से खिन्न हो गया था। अब देखिए आगे लेखिका क्या बोल रही है। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बताता जा रहा था, अब हम हर मोड़ में पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे, जितेन ने कहा। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। तो क्या स्कूल ही बस नहीं है? मैंने कहा क्या स्कूल बस नहीं है? तो मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। बोलता है कि मैडम, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। यहाँ का जीवन बहुत कठोर है, बहुत मुश्किल है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उस स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँ के साथ गायों को चराते भी हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठा ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे ये सब काम मैंने भी किया था। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा और भी सकरी रोड होती जा रही थी। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नाप कर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है। मतलब इतनी कम जगह थी कि सिर्फ वो गाड़ी ही निकल जाए। ऐसा लगता था कि थोड़ा सा भी संतुलन अगर बिगड़ेगा तो जीप इधर उधर खिसकेगी और हम सीधे घाटियों में पहुंच जाएंगे। इन रास्तों में जगह जगह लिखी चेतावनियां भी खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े, फिर एक और चेतावनी, बी केयर, मैन ईटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे। काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक दिखे। फिर लेखिका बता रही कि शाम होने लगी थी, सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। क्या था वह दृश्य? लेखिका ने क्या देखा कि नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कुछ युवतियां बोकू पहने, सिक्किमी परिधान जिसको बोलते हैं, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन, आश्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था, मतलब डार्क रंग का। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी कि वाह, कितना अच्छा दृश्य है। यूमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था, मतलब रुकना था, स्टे करना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती थी लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चिंत सो रही थी, उस लायुंग में वहाँ ठहरे वो लोग
तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर बोलती है लेखा। मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तीस्ता में मिल रही थी। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, मतलब धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों से घुंघरुओं की रुनझुनाहट थी। आंखें अनाज भर आई थीं। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा था। वहीं सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था, लेखिका बोली। फिर क्या बोलती है लेखिका? अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपने अंजलि में, हाथों में, हथेलियों में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। यहाँ क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी, भीतरी थी। एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाएं। इसी बहती धारा में रात में धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने सांगी संथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते ही देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात क्या हुई, महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर धीरे धीरे नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए जानदार नृत्य प्रस्तुत किया। बोल रही है कि वो इतना नाची जैसे वो यौवन अवस्था में नाचते हैं। हम सब अवाक उसे देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, वो कितनी खुश थी। कहाँ से आया था उसके पास इतना आनंद। लायुंग की सुबह बेहद शांत सुरम सुबह हो गई लायुंग में। तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल बहती हुई अधिकतर लोगों की जीविका का साधन क्या था? वहाँ का पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह लेखिका बोलती है कि मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं रहता। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। क्या बोल रही कि नदी के लेवल से वो क्या थी, 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। और बोल रहे कि हम मैदानों में आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते, क्योंकि वो लोग बर्फ़ वाली जगह से नहीं आए थे। पर वहीं पर घूमते हुए सिक्किमी नवयुवक ने बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां सर्दियाँ बर्फ़ मिल जाएगी, उसने बताया। कटाव यानी भारत का जो है स्विट्जरलैंड। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक लेखिका से बता रहा था कि उसके घर वाले अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी। तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड्डुप कर लिया, मतलब खा लिया। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर। अब हम कटाव की ओर चले बर्फ देखने। कटाव का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब बादलों की परत, सब कुछ बादलमय। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। उस पर बारिश भी होने लगी। एक चूक और सब खलास। थोड़ी सी गलती हुई और सब कुछ, मतलब गाड़ी सीधे खाई पे। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कुछ भी पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर। इफ़ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी। दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बंद, धुंधी छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है।
मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बच रह गई हो तो कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताज़ा बर्फ है। लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से सिर निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी। चांदी से चमकते पहाड़ दिख रहे थे। एकाएक जितेंद्र ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोच्छो। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी मैडम? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी और उस बड़ा बहुत खुश हुआ, इतराने लगा। तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम धीरे धीरे मोती की तरह गिरने लगी। तिमरो माया संधे मलाई सताऊच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चाहूँ और बिखरी है बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, बहुत ज़्यादा थी, घुटने तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक ही हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। फिर लेखिका बोलती है, मेरा पाँव झनझन करने लगा था पर मन वृंदावन हो रहा था, मतलब नाचने का मन कर रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर के देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा किराए पर ले लूं, पर कटाव युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान भी नहीं थी। लेखिका बोलती है, खैर छोड़ो। दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी मैं, इस जिससे महानगर के डाक रूप में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णतः उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। लेखिका बता रही है, शायद ऐसे ही विभोर कर्म देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्य को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग में एक कौंधा, मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरे का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे सवाल में जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगे, ये हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया का। देखो, प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राई त्राई मचती है तो यही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों से को तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिमशिखरों का। संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का फिर से ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में? उस समय तापमान कितना था? -15 डिग्री सेल्सियस था। आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। तो वह हंस दिया और एक उदास हंसी थी उसकी। बोलता, आप चैन की नींद सो सके इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फिर भेटुला, मतलब फिर मिलेंगे, उसने कहते हुए जितेन से जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में हम ठिठुरने लगते हैं, हमारे यहाँ ये जवान पौष और माघ में भी सब, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन सकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने में
भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं। उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। मेरे लिए यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी। लेखिका बोल रही, पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल हम अब लायूं वापस लौटकर युमथांग की ओर जाने लगे। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा ताज़ा आया था। युमथांग की घाटी में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेरों प्रेता और रोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा कि बस 15 दिनों में ही देखिएगा, पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी, लगेगा कि फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों की उड़ाती हमारी जीप यमयुमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक था मंजिल तक का सफ़र। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? तो बोलती, नहीं, मैं इंडियन हूँ। उसने जवाब दिया। सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई कि वाह, सिक्किम के लोग भी भारत में। जब सिक्किम स्वतंत्र राजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कि कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं। तो मैंने पूछा, क्या? मैं विस्मय मतलब आश्चर्य और अविश्वास में मैं उसे सुनती ही रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा चांदनी का कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, वो लौटती यात्रा में जीप में जितेन ने हमें अलग अलग जानकारी देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसमें इसे खेदुम कहते हैं। ये पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? मैंने पूछा तो उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गंगटोक इतना सुंदर है। मैंने कहा कि यहाँ इतनी साफ सफाई रखते हो तुम सब। गंगटोक नहीं मैडम, गंगटोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्ष बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असामाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ और जीप आगे बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, लेखिका ने पूरा वर्णन किया है अपने गंगटोक का। जो गंगटोक में वो घूमने गई थी उसका वर्णन है। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ी बनी है लेकिन क्या करूँ, चैप्टर बड़ा था। क्षितिज के चैप्टर तो छोटे हैं लेकिन कृतिका के चैप्टर बड़े हैं, तो उसका सारांश भी बड़ा ही निकलता है। और इसलिए आपको ये वीडियो देखनी ही पड़ेगी, भले बड़ी है वीडियो। आपको अगर चैप्टर अच्छे से समझना है, प्रश्नाभ्यास कराऊंगी, उसकी वीडियो छोटी बनेगी क्योंकि ये प्रश्न आपको प्रश्नाभ्यास में प्रश्नोत्तर में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको चैप्टर अच्छे से मैं